We are starting with lecture number 2 of forces. कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रिजल्टेंट के बारे में और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. आज जो चीज़ हमें पहले डिस्कस करनी है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस. अब इक्विलिब्रियम समझने के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे बेसिक वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट होता है, समझे ये एक फोर्स है, ये दूसरी फोर्स है और ये तीसरी फोर्स है. अब यही डायग्राम मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसी डायग्राम से मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ इक्विलिब्रियम का भी और आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ रिजल्टेंट का भी. सो लेट मी शिफ्ट दिस थिंग ऑन दिस साइड एंड लेट मी राइट रिजल्टेंट ओवर हियर. दोनों डायग्राम्स एग्जैक्टली सेम है. फ़र्क क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो पहला डायग्राम है इसमें फोर्स है F1, इसमें फोर्स है F2, हेड टू टेल हो चुका है और जो पर्पल वाली फोर्स है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस. शॉर्टकट, मैं F1 के रास्ते में गया, मैं F2 के रास्ते में गया, स्टार्ट टिल द एंड हेड टू टेल मेथड, दैट इज रिजल्टेंट. कल हमने ये किया था. इक्विलिब्रियम में क्या है? फोर्स F1 है, फोर्स F2 है. नाउ लुक एट द एरो ऑफ द लास्ट फोर्स. This is the E force, the equilibrium force. यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है sum of all forces is 0. आप इसको यूं समझ लें कि अगर मैंने यहाँ से वॉक किया 10 मीटर्स इन दिस डायरेक्शन और मैं पलटा, मैंने फिर से 10 मीटर वॉक किया, बेसिकली आई एम एट द स्टार्टिंग पॉइंट. मेरा डिस्टेंस तो 20 मीटर है लेकिन मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 है. तो टेक्निकली जैसे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तो सम ऑफ फोर्सेस इज 0. एक और चीज नोटिस करने वाली है, ये डायग्राम भी थीटा है, ये डायग्राम भी थीटा है. अगर मैं इस फोर्स को नीचे की तरफ खींचूं समथिंग लाइक दिस, सो देयरफॉर द कॉन्सेप्ट इज कि यही फोर्स यूं नीचे की तरफ जाएगी और यहां पे द इक्विलिब्रियम फोर्स is making an angle of theta degrees below the x-axis. बात समझ में आई? जो resultant force है that is making an angle of theta degrees above the horizontal, above the positive x-axis, जबकि the E force is making an angle of theta below the negative x-axis. ऐसा ही है. इसका मतलब है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. अगर F1 F2 सेम है तो जो R की वैल्यू होगी वही E की वैल्यू होगी. क्या चीज में फर्क आया? किस चीज में फर्क आया? द डायरेक्शन. ये एक चीज कंसेप्चुअली हमने डन कर दी. अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की. क्या हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इस्तेमाल करेंगे इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद इक्विलिब्रियम? द आंसर इज यस. रेजोल्यूशन तो हर जगह इस्तेमाल होगा. So we will be using resolution of forces और अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे for equilibrium purposes. ठीक है? और बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. Let me start off with some questions from an old exercise book. इसके बेसिक क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इस एक्सरसाइज के. तो अगर मैं कहीं भी मैकेनिक्स में कोई आपको एक्स्ट्रा चीज़ कराऊंगा, अच्छा क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो इस किताब से होगा. ठीक है? ये डायग्राम बना हुआ है. इस डायग्राम में लिखा हुआ ये है कि जो भी अननोन फोर्सेस है या अननोन एंगल्स है उसको आपने ढूंढना है और सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. अच्छा, अब पहली चीज़ ये है कि जब हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम की तो हम लोग रेजोल्यूशन के हिसाब से ये बात करेंगे कि जब हम रेजोल्यूशन वाले क्वेश्चंस करेंगे और इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करेंगे तो अब हमें प्लस माइनस की भी ऐसा ज़रूरत नहीं है. कल हमने देखा था ना, सीधे हाथ पे प्लस, उल्टे हाथ पे माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, उसको भी मैं आसान कर देता हूँ.
मैं सारी राइटवर्ड फोर्सेस जितनी भी होंगी दैट शुड इक्वल टू द लेफ्टवर्ड फोर्सेस। मैं प्लस माइनस लगाऊंगा ही नहीं, मैं चीजों का सही मकाम पे लिख दूंगा। उल्टे हाथ पे राइट लिख दिया, सीधे हाथ पे लेफ्ट लिख दिया, या बल्कि होना तो ये चाहिए सीधे फोर्सेस सीधे हाथ, उल्टी फोर्सेस उल्टे हाथ, आप उस तरीके से लिख दें। जो फोर्सेस ऊपर जा रही है ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, फोर्सेस नीचे जा रही है ऑन द अदर साइड ऑफ द इक्वेशन, उसके बाद सुकून से सब्जेक्ट बनाते रहेगा। अब यहां पर जब हम बात करेंगे किस फोर्स को रेजोल्यूशन की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ P को जरूरत है, हॉरिजॉन्टली ब्लू, वर्टिकली पर्पल, ये एक हम स्टैंडर्ड रख लेते हैं। जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे वो ब्लू होंगे, जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो पर्पल होंगे। तो ये वाला हो गया P कोसाइन 45 और ऊपर वाला हो गया P साइन 45। इज दिस थिंग क्लियर? ना Q को छेड़ने की जरूरत है, ना 5√2 को छेड़ने की जरूरत है, एवरीथिंग इज सेट। और ये इक्विलिब्रियम में आपकी आंखों के सामने क्या इक्वेशन बनेगी? देखिए, मैकेनिक्स में एग्जामिनर फोर्स करे या ना करे, एग्जामिनर एम्फसाइज करे या ना करे, आप डायग्राम बनाए ना बनाए, एग्जामिनर नहीं कहेगा कि आप डायग्राम बनाए। आपको अपनी चीजें सही करने के लिए डायग्राम बनाना इज अ मस्ट। वो डायग्राम सही होगा, इक्वेशन वहीं मौजूद होगी, इट वोंट बी सब एक्सटर्नल फोर्स, डायग्राम में ही मौजूद है। आपको नजर आ गया जो आपका है P कोसाइन 45 equals to Q. This is equation number 1. What is equation number 2? P sine 45 equals to 5√2 Newton. That is equation number 2. अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एग्जैक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इस्तेमाल होते हैं। फ्रिक्शंस में भी क्वेश्चन होंगे, फ्रिक्शन में भी क्वेश्चन होंगे, फोर्सेस के अंदर भी क्वेश्चन होंगे। तो यहां मैं साइन 45 की वैल्यू वो लिख देता हूं, दैट इज 1/√2, या रैशनलाइज वैल्यू भी लिख देता हूं √2/2। जो साइन 45 की वैल्यू है वही कोसाइन 45 की भी वैल्यू है। अब यहां पे मैंने लिखा P कोसाइन 45 दैट इज √2/2 इज इक्वल्स टू Q। ठीक है, और ये पहली इक्वेशन है। और यहां से आ गया P साइन 45 दैट इज अगेन √2/2 is equals to 5√2। यहां से √2 कैंसिल हुआ, therefore P comes out to be 10 न्यूटन। यहां पे मैंने 10 लिखा, 2 1s are 2 5s are, therefore Q is also equals to 5√2 न्यूटन। Is this thing clear?